नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना एक ऐसी घटना है जो मानवता को शर्मसार कर देगी। कहते हैं जो सबसे पवित्र रिश्ता और एक अटूट भरोसे का जो रिश्ता माना जाता है वो एक पिता का माना जाता है। पिता पे जो बेटियां हैं, बेटा है, वो आंख बंद करके भरोसा करता है कि उसका पिता कुछ भी हो जाएगा, उसका बुरा नहीं कभी चाहेगा। लेकिन एक ऐसा पिता जो अपने ही संतान के साथ, सगी संतान के साथ इतना घिनौना काम करता है कि जिसको सुनने के बाद लोग दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं कि एक पिता इतना निर्दयी, इतना हैवान कैसे हो सकता है। तो चलिए जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या था और आखिर एक लड़की के साथ एक सगे पिता ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है सिवनी, और इसी सिवनी ज़िले का एक थाना लगता है बनरोल थाना। इसी बनरोल थाने में एक परिवार रहता है, उसके अंतर्गत एक गांव आता है, उसी गांव में एक परिवार रहता है जिस ग्राम सभा का नाम मीरपुर होता है। दरअसल इसी मीरपुर गांव में एक परिवार रह रहा होता है जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं जिनका नाम रमेश होता है, रमेश की पत्नी होती है जिनका नाम सरिता होता है, और इन दोनों के लोग से एक उनकी बेटी होती है जिसका नाम रेशमा होता है। दरअसल रेशमा जिसकी उम्र 13 साल के करीब होती है। माता पिता का प्यार मिल रहा है, बेटी बड़ी होती रह जा रही है, लेकिन कहते हैं कि जो सुख के दिन होते हैं वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है सरिता के साथ। दरअसल जो सरिता की माँ होती है वो इस दुनिया को छोड़ करके कुछ ही समय बाद चली जाती है। जब सरिता की उम्र 13 से 13.5 साल के करीब होती है, यानी कि 13 साल 4 महीने के करीब जैसे ही ये रेशमा होती है, तो उसकी माँ जो सरिता है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब पिता अकेला है, बेटी उसकी है घर में। दोनों बाप और बेटी एक जो दुख के जीवन है उस दुख के जीवन को काट रहे होते हैं, बिता रहे होते हैं। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कहते हैं रमेश तुम आखिर कब तक अपने जीवन की नैया को अकेले पार करोगे, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। जो रमेश होता है वो कहता है कि नहीं, अगर घर में अगर दूसरी पत्नी आ जाएगी तो फिर जो मेरी बेटी है रेशमा, उसको वो दुलार, वो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं लोग, उनके दबाव में आकर के जो रमेश है उसने शादी कर ली। दरअसल शादी होती है उसकी काजल से। काजल जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, उसकी खूबसूरती के जो चर्चे हैं वो उस पूरे गांव में होते हैं कि जो रमेश है उसकी दूसरी पत्नी जो है बेहद खूबसूरत है। लेकिन अब इन दोनों पति पत्नी के बीच में जब प्रेम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो रमेश है, रमेश का अपनी बेटी के प्रति से लगाव, दूरी होती जा रही है। बेटी अकेली पड़ती जाती है। जो माँ है वो उस बेटी को प्यार नहीं देती है। स्टार्टिंग में 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पहिए के साथ साथ बाप और बेटी में दूरी बनती जाती है। अब इधर जो पिता है यानी कि रमेश अपनी बेटी पे ध्यान नहीं देता है। जब उसकी पत्नी यानी काजल है वो आती है, वो कहती है कि वो इस गांव में नहीं रहेगी, उनको अब शहर जाना है। जब शहर जाने की बात होती है तो रमेश कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चल चलेंगे शहर। तो रमेश अपनी पत्नी को लेकर के वो सीधा शहर पहुंचता है और शहर जाता है। एक बहुत ही अच्छी जगह है, महाराष्ट्र में कमाने वाली जगह है। उसी जगह पे वो जाता है जिस जगह का नाम होता है चक्रधारी नगर कोई करके एक इलाका लगता है। उसी इलाके में जा करके वो वहीं पर अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद
जो काजल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद से कुछ ही समय बाद, यानी कि लगभग जो टाइमिंग पीरियड होता है वो उतना कंप्लीट करने के बाद एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। काजल और रेशमा की तो पहले से नहीं बन रही थी, अब जैसे ही थोड़ा बहुत वो उसको मानती भी थी, लेकिन जैसे उसका बेटा आ जाता है तो फिर वो माँ की जो ममता, जो काजल तरस जाती है कि वो अपने सगी अपने बेटे को दे या फिर उसको उस सौतेली बेटी को दे, लेकिन अपनी सौतेली बेटी को तो वो जरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। वो उसका अगर बच चले तो उस लड़की को मार करके खत्म ही कर दे। इधर जो लड़की है, जो भी उसके पास फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे, उसी फटे पुराने कपड़ों में अपना गुजारा करती है। अब जब वो अपने पिता से वो मांगने की कोशिश करती तो कभी ना कभी उसकी माँ वहीं पर रहा करती है और कहते हैं कि तुमको कपड़ों की क्या जरूरत है, जो तुम्हारे पास कपड़े हैं वो तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, कितने कपड़े पहनोगी। अब ऐसे ही जो लड़की है अपना दुख अपने पिता से कह भी नहीं पा रही थी और ना ही वो किसी से अपना दुख बता सकती थी ताकि उसका मन हल्का हो सके। लड़की जब 15 साल की होती है तो जो उसकी माँ है, अब धीरे धीरे उसका जो बेटा है वो तो बड़ा ही होता जा रहा था, तो उसका लगाव उसके प्रति होता जाता है। एक दिन बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी उसके पास कपड़े नहीं है, वो चाहती है कि उसको कपड़े कुछ मिल जाते तो बेहतर होता। लेकिन जो लड़की है का पिता है वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जो तुम्हारे पास कपड़े हैं तुम उन्हीं कपड़ों को पहन करके अपना गुजारा करो। अब जैसे ही काजल इस बात को पता चलता है कि उसकी बेटी जो सौतेली है वो अपने पिता से पैसे मांग रही थी, कपड़े खरीदने के लिए बोल रही थी, तो वो अपनी बेटी को यानी सौतेली बेटी को बहुत ही ज़्यादा मारती है, पीटती है। एक दिन जो काजल घर पे नहीं रहती है तो जो रमेश है वो कहीं से बाहर से आता है। आने के बाद से जब काजल आती है तो वो कहती है कि मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगी अगर तुम इस लड़की को यहाँ से हटाओगे नहीं तो। इस पर जो रमेश है वो पूछता है कि आखिर बात क्या है। वो कहती है कि ये मुझे प्रताड़ित करती है, ये मुझे मानती भी नहीं, ये मुझे मारती है, पीटती है। अब जैसे ही वो लड़की इस बात को सुनती है कि उसकी सौतेली माँ उसके लिए इतना बड़ा लांछन लगा रही है, तो वो हाथ जोड़ करके अपनी माँ के पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम न लगाएं। लेकिन आखिर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इधर रमेश कुछ दिन नशे में होता है और फिर वो वापस से ठीके पे जाता है और जा करके वहाँ पर फिर से वो दारू पीता है और पी करके आता है तो उसकी जो बेटी है, सगी बेटी, वो उस कमरे में सो रही होती है। उसके कमरे में जाता है और नशे की हालत में उस लड़की के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है और तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। उस पूरी रात वो अपनी ही सगी बेटी के साथ हैवानियत करता रहा। अगले दिन भी वो अपनी ही सगी बेटी के साथ हैवानियत करने का जो सिलसिला है वो जारी रखता है और जो उसकी बेटी है अब उस दर्द को वो सह रही होती है, तड़प रही होती है, लेकिन वो कुछ कर भी क्या सकती है। लेकिन हाँ, जब उसका पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसकी इज्जत को तार तार कर रहा था, तो वो यही बस बात कह रही थी कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी आपकी मैं सगी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो रमेश है वो कुछ सुनने के तैयार ही नहीं होता है। उसको तो हवस का भूत चढ़ा था, क्योंकि इसके पीछे जो उसकी पत्नी है उसी ने ये कहा था कि या तो घर में वो लड़की रहेगी या तो वो रहेगी, अगर वो रहेगी तो मैं उसके साथ धंधा करवाऊंगी। जैसे धंधे की ये बात रमेश सुनता है तो सबसे पहले सोचता है कि नई लड़की है, अब इसका स्वागत तो मैं ही करूँगा। ये सोच करके अपनी सगी बेटी के साथ वो दरिंदा इंसान हैवानियत करते होता जाता है। जिस कॉलोनी में वो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, अब धीरे धीरे काजल की वहाँ पर पहचान भी हो जाती है। अब कुछ लड़के जो है वो आए दिन काजल के घर पे आ जाया करते थे, उनका बखान किया करते थे और बखान करने के साथ साथ वो कहते हैं कि भाभी आपकी जो बेटी है वो तो बेहद खूबसूरत है। इस पर जो काजल वो कहती है वो मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी सौतेली बेटी है, वो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मजाक मजाक में ही इन दोनों की जो नीयत है वो बिगड़ती जाती है। उन लड़कों की, जिस लड़के में एक का नाम अशोक होता है तो दूसरे का नाम अतुल होता है, ये दोनों लड़के उस लड़की के ऊपर, यानी कि जो रेशमा नाम की लड़की है उसके ऊपर उनकी नीयत जो है वो गंदी होती जाती है। इस पर काजल कहती है कि तुम्हें उसके साथ जो मर्जी वो कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके पिता को ऐतराज हो, तो उसको वो दारूबाज है, दारू का नशा करता है, अगर हो सके तो तुम लोग उसको दारू पिलाओ तो फिर हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ कोई व्यवस्था कर देगा। इस पर जो दोनों लड़के यानी कि अशोक और अतुल है वो शाम को पार्टी का इंतजाम करते हैं और रमेश को
खूब ढेर सारी दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद से कहते हैं यार तुम्हारी बेटी तो गजब की है। इस पर रमेश पहले तो घूर करके देखता है, फिर हंसता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है तो जाओ और उसके साथ आज तुम्हारी रात रंगीन कर लो। वो दोनों दरिंदे उस कमरे में पहुंचते हैं और उस लड़की के साथ पूरी रात हैवानियत करते हैं। ये सिलसिला यही नहीं थमता है, बल्कि अब ये जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि अतुल और अशोक ने जो काम किया उसके बदले उस काजल को पैसे भी दिए। और जैसे ही काजल को वो पैसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे कुछ और दोस्त अगर आना चाहेंगे तो क्या हम लेकर के आएंगे, वो आपको और भी ज़्यादा पैसे देंगे। इस पर काजल कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो लेकर के आते हैं और उस लड़की के साथ दरिंदगी होती जाती है। लेकिन आखिर जो रेशमा है वो पहले तो अब सुसाइड करने का इंतजाम करती है, सोचती है कि वो सुसाइड कर लेगी, लेकिन कहती है कि इसका अंजाम इन लोगों को ही भुगतना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलती किया है, तो हो सके तो इन लोगों को ही सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए जो लड़की है वो एक ठोस कदम उठाती है और ये जो बनरौल थाना है उसी थाने में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वो नज़दीकी थाने में, जो उसका नज़दीकी थाना होता है, पता करते करते उस थाने में पहुँचती है और वहाँ पे जो एसएचओ होते हैं राकेश चतुर्वेदी जी, उनसे मिलती है और उनसे सारी अपनी आपदा बताती है कि उसके साथ क्या क्या हैवानियत हुई है। इस पर जो राकेश जी होते हैं और वहाँ पे जो कांस्टेबल होते हैं, जब ये बात सुन रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उन्होंने तत्कालीन इस बात की सूचना महिला जो विभाग है उसको देते हैं और फिर वहाँ से जो बाल सुधार वाली जो एनजीओ एक चलती है, उस एनजीओ को दी जाती है जानकारी और उसी के तहत उन दोनों दरिंदों को, यानी कि रमेश को और काजल को, पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद से जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बड़े ही बेशर्मी के साथ ये बात कहते हैं कि उनको इस लड़की से कोई मतलब ही नहीं है, ये जो लड़की बोल रही है वो झूठ बोल रही है। लेकिन वो बताते इससे पहले उस लड़की का डीएनए टेस्ट हो चुका था, सब कुछ मैच करा करके चेक कर लिया गया था और उस लड़की के साथ हैवानियत हुई थी। यही नहीं बात थमती है, बल्कि उन दोनों दरिंदों को जो ग्राहक बन के पहुंचे थे, अशोक और अतुल, उन दोनों को भी पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद से जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं, जितने लोगों ने यानी कि उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, सभी को पुलिस अरेस्ट करके और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। सभी पे पॉस्को एक्ट चलाया जाता है और पॉस्को एक्ट का मतलब भी आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये कितनी खतरनाक सजा के लिए एक प्रावधान है, एक एक्ट है। बाकी अलग अलग जो तरीके के एक्ट हैं वो सारे लगाए गए, सारी धाराएं लगाई गई हैं, जिससे जो अपराधी है वो कभी भी जेल से बाहर ना आ सके। जो भी अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहे, उनका पूरा जीवन जो है वो वहीं पर बीते। जो लड़की है यानी कि छोटी बच्ची है उसको बाल सुधार गृह में रखा गया है, यानी कि एक जेल नहीं है वो, बल्कि एक अच्छी एनजीओ है। उस एनजीओ के तहत उस लड़की को रखा गया है और वहीं पर जो लड़की है वो अभी भी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और उसका इलाज उस लड़की का चल रहा है। तो दुनिया में ऐसे ऐसे माता पिता हैं जो अपनी ही संतान के साथ इस प्रकार की हैवानियत करते हैं, इस प्रकार की दरिंदगी करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना ध्यान रखें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने गांव और अपने मोहल्ले का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।